जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका का हाल ही में परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अमेरिका और भारत नागरिकता विवाद है एक। वैसे बेसिकली वो भारत के लिए नहीं है, ठीक है, अमेरिका नागरिकता के लिए एक नियम बनाए हैं। दूसरा, पेरिस समझौता से अमेरिका को अलग करना और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को अलग होना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। चर्चा में क्यों है, इसमें कौन कौन सी चीजें? एक तो जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करना, दूसरा पेरिस समझौता, और तीसरा डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालना अमेरिका को। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हैं जिन पर आज हम बात करेंगे आपसे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत से पहला टॉपिक है हमारा जन्म सिद्ध नागरिकता समाप्त करने से प्रभाव। बेसिकली बात क्या है कि अमेरिका में नागरिकता जो है वो दो आधार पर दी जाती है। किस आधार पर? या तो कोई व्यक्ति वंशानुगत अमेरिका का नागरिक रहा हो, या उसका जन्म कहां पर हुआ हो? अमेरिका में हुआ हो। ठीक है, या तो वंश के आधारित हो, या क्या है, जन्म स्थान के आधारित हो। तो इस दो आधार पर नागरिकता दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में कई तरीके की नागरिकता है, जैसे या तो माता पिता उसके यहीं के होने चाहिए, या उसका जन्म यहीं पर होना चाहिए, पंजीकरण के आधार पर या देशीकरण के आधार पर। तो भारत में इस तरीके की नागरिकता, और भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता। और अमेरिका की नागरिकता कैसी होती है? दोहरी नागरिकता। तो इन्होंने कार्यपालिका का आदेश है इनका कि एक मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, कि बर्थ टूरिज्म को कम करना। जहां महिला, बर्थ टूरिज्म का मतलब है कि महिला क्या काम, मतलब बाहर के लोग क्या काम करते हैं, जब उनका बच्चा डिलीवरी होने का समय आता है तो वे क्या अमेरिका की ओर प्रवास करते हैं, जिसके कारण अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो अमेरिका में ही उसकी नागरिकता घोषित कर दी जाती है। तो अपने बच्चों के लिए स्वतः नागरिकता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से उन्हें जन्म देने हेतु अमेरिका की यात्रा करते हैं। ठीक है, यह नीति विशेष रूप से भारत और मैक्सिको जैसे देशों के परिवारों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसा कौन करते हैं? सबसे नंबर 1 पर है मैक्सिको और दूसरे नंबर पर है भारत। तो इसीलिए ये नागरिकता या तो मैक्सिको को और भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। जन्म सिद्ध नागरिकता का निरसन अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के विपरीत है। पहले इन्होंने 14वां संविधान संशोधन किया था, जो किस आधार पर था कि उन्होंने कहा था कि जो भी अमेरिका में जन्म लेगा वो अमेरिका का नागरिक होगा। अब यह जो हमारा इसका अमेरिका का निर्णय लिया गया है, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका प्रभाव पड़ेगा भारतीय H1B वीजा। H1B वीजा का मतलब है कि जो भारत से व्यापार करने जाते हैं या किसी देश से व्यापार करने जाते हैं अमेरिका में, तो उन्हें क्या दिया जाता है? H1B वीजा दिया जाता है। ठीक है, और एक ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड भी इसी रूप से कार्य करता है, परंतु इन्हें सामाजिक अधिकार भी दिए जाते हैं। ज्यादातर अधिकार अमेरिका नागरिकता के तरह ही दिए जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मिश्रित नागरिकता वाले परिवारों को स्वजन से अलगाव का सामना करना पड़ेगा। मिश्रित नागरिकता जैसे दो देश की नागरिकता लेना, जैसे अमेरिका का या भारत की नागरिकता होना। ठीक है, अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय नागरिकों को निर्वासन का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने हैं भारत के? 7.25 लाख अवैध भारतीय नागरिकों को निर्वासन का खतरा है इस निर्णय से। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के अलग होने का प्रभाव। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग होना क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अमेरिका सबसे ज्यादा डब्ल्यूएचओ में फंडिंग करता है, लगभग 20% के आसपास फंडिंग करता है। ठीक है, उसका कहना है कि जो डब्ल्यूएचओ है वो उस देश को ज्यादा पैसा दे रही है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका इससे थोड़ा सा नाराज है, जिसके कारण अमेरिका ने पहले ये 2020 में निर्णय लिया गया था
कि डब्ल्यूएचओ से औपचारिक रूप से अलग होने के लिए निर्णय लिया गया था, परंतु अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से ये वापसी कर दिया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ को सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डब्ल्यूएचओ का एक प्रमुख सदस्य और फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका और डब्ल्यूएचओ का रिश्ता हमेशा स्थिर नहीं रहा है। विशेष रूप से पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका डब्ल्यूएचओ पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें कोविड-19 महामारी को ठीक से संभालने में विफलता, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को वो अमेरिका का कहना है कि डब्ल्यूएचओ जो था वो कोविड-19 को संभालने में नाकाम रहा है, और चीन के प्रति झुकाव, क्योंकि चीन जो ऐसा देश है जो अपने आप को क्या बतला है कि मैं विकसित देश नहीं हूं, जबकि वो विकसित है। तो विकसित, वो विकासशील देश होने के कारण क्या करता है, डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक से फंडिंग लेता है। ठीक है, जो कि वो सही नहीं है, जबकि चीन को सबसे ज्यादा, चीन को भी फंडिंग करनी चाहिए ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि उसके देश के जो नागरिक हैं सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या के आधार पर, तो उसे फंडिंग ज्यादा करनी चाहिए, जबकि वो विकसित देश भी है। ठीक है, तो इसी कारण अमेरिका इससे थोड़ा सा नाराज है, जिसके कारण इन्होंने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की भी घोषणा की है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को कुल वित्त पोषण में लगभग 20% का योगदान है। डब्ल्यूएचओ पर प्रभाव, अमेरिका के हटने से वित्त पोषण में कमी आएगी। पोलियो उन्मूलन, जो देश पोलियो उन्मूलन या टीबी उन्मूलन या एड्स उन्मूलन या ऐसी जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए जो उन्मूलन चला रहे हैं, उन्हें फंडिंग देने के लिए बहुत कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फंडिंग ज्यादातर विकासशील देश या अल्प विकसित देशों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, पेरिस समझौता से अलग, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने के साथ साथ पेरिस समझौता से भी अलग होने का निर्णय लिया गया। इसका भी थोड़ा थोड़ा जो मतलब है वो यही है कि फंडिंग किसे देना है, जो जिसे जरूरत नहीं है। पेरिस समझौता, ये पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, कहां पर? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 21 में 196 देश भारत सहित द्वारा अपनाया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC UNFCCC जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसका कहने का यही है, UNFCCC का उद्देश्य यही है कि जो भी देश जलवायु के प्रति कठोरता से पालन नहीं करते उन पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, UNFCCC एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, रियो सम्मेलन के दौरान। अरे प्रभावी कब से हुआ था? 1994 में। ठीक है, प्रभावी कब हुआ था? 1994 में। उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना तथा इसे 3.6 फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, पेरिस समझौते का। नेक्स्ट, अमेरिका का कहना है कि अमेरिका धनराशि उन देशों को भेजी गई है जिन्हें उनके प्रशासन के दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, उसी की तरह है जैसे डब्ल्यूएचओ की बात है। कार्यकारी और आदेश में पेरिस समझौते की देखरेख करने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किसकी? UNFCCC की फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अमेरिका द्वारा दी गई किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता को तत्काल समाप्त करने की भी घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि जो भी फंडिंग अमेरिका की तरफ से जाती है उसे भी तत्काल समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे 3 टॉपिक थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।